जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का हिंदी व्याकरण के क्लास में। और आज हम लोग हिंदी व्याकरण के तहत देखने वाले हैं समास। तो समास को जो है पहले हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद इस पाठ से संबंधित जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है वो हम लोग करने वाले हैं। और यही जो होता है पढ़ने का बेस्ट तरीका कि पहले डिटेल में पढ़िए, फिर उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आंसर बनता है उसको कीजिए। तो हम लोग देखेंगे आपका आज हिंदी व्याकरण। और आपको बता दें कि प्रत्येक दिन दिन के 1 बजे आपका क्या है हिंदी व्याकरण का क्लास आता है। और साथ ही शाम के 6 बजे जो है आपका क्या है शाम के 6 बजे झारखंड जी के क्लास आता है। तो आप लोग के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण है, तो दोनों का आप लोग शिद्दत से सुबह से शाम तक देखिएगा, आराम से देखिएगा। और हिंदी को हल्के में नहीं लीजिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पहला पेपर जो क्वालिफाइंग है उसमें आपका हिंदी व्याकरण पढ़ना है। और अगर आप क्वालिफाइंग पेपर में क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका मेन पेपर यानी कि सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर चेक ही नहीं होगा। चाहे आप दूसरा और थर्ड पेपर में 100 के 100 काहे नहीं सही किए हो, लेकिन आपका चेक ही नहीं होगा। तो पहला पेपर क्वालिफाई करना है, और क्वालिफाई करना आसान नहीं होता है। पिछले बार जो सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत सारे लड़कों का जो है दूसरा तीसरा पेपर में नंबर तो बहुत बढ़िया आया था, लेकिन पहला पेपर में क्वालिफाई कर नहीं पाए थे, जिसके कारण उनका आज रिजल्ट नहीं हुआ और वो लोग पछता रहे हैं। तो आप लोग को जो है हिंदी व्याकरण को हल्के में नहीं लेना है। चलिए शुरू करते हैं। अगर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगे तो टेंशन नहीं लेना है, हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। क्योंकि संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये सब तो ईजिली समझ में आ जाता है, लेकिन समास कारक ये सब जो है समझ में नहीं आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए समास किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे नीलकमल, नीलकमल में 2 शब्द है, नील और कमल। इसका अर्थ क्या हो जाता है, नीले रंग की कमल। दूसरा है हिमालय, यहाँ भी 2 शब्द है, हिम और आलय, और दोनों को मिला के नया शब्द बनाए हैं हिमालय। और इसका अर्थ हिम का आलय यानी कि हिम बर्फ का घर होता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि समास के कितने भेद होते हैं। तो समास जो है इसके 6 भेद होते हैं। कौन कौन, एक हो जाएगा अवयवी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास, और छठा है बहुव्रीहि समास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो है हम लोग एक एक करके सभी भेद को जो है पोस्टमार्टम करने वाले हैं, गुर्दा गुर्दा अलग अलग करने वाले हैं। तो देखिए अवयवी भाव समास किसे कहते हैं, वह समास जिसका पहला पद अव्यय हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन यानी कि हर एक दिन, भर पेट, पेट भर के, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। तो ये हो गया अवयवी भाव समास। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अवयवी भाव समास में होता क्या है कि पहला पद, ये जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है, और प्रधान होता है पहला पद। लेकिन इसको अगर इस पूरा शब्द को अगर हम लोग वाक्य के रूप में प्रयोग करते हैं तो यह किसके जैसा काम करेगा, क्रिया विशेषण के समान काम करेगा। किसके समान, तो क्रिया विशेषण के समान काम करेगा। और क्रिया विशेषण किसे कहते हैं आप सभी जानते हैं, क्रिया मतलब काम, विशेषण मतलब उसका विशेषता बताना। काम की विशेषता बताने वाला काम करता है अगर हम लोग इस शब्द को वाक्य के रूप में प्रयोग करते हैं। तो क्या याद रखना है, पहला पद प्रधान होगा, लेकिन उस शब्द को अगर वाक्य के रूप में प्रयोग करते हैं तो वह क्रिया विशेषण के रूप में काम करेगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। उसके अंतर्गत प्रतिदिन, भरपेट, यथाशक्ति, ये सब क्या है, अब ये भी भाव समास के एग्जाम्पल हैं। अगर नहीं समझ में आया बात तो आप लोग उसको फिर से रिपीट देखिएगा। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, जिस समास का पिछला पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे गंगा जल, गंगा का जल। दूसरा है दूध मक्खी, दूध में मक्खी। तीसरा है विद्यालय, विद्या का आलय। चौथा है हस्तलिखित, हस्त से लिखित। अब इसको इस तरह समझना है कि ऐसा शब्द जिसका पिछला पद, जैसे हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, राजकुमार लिखते हैं। ठीक है, ये हम लोग लिख ले क्या, राजकुमार। इसमें जो है क्या है, पिछला पद प्रधान होता है, यानी कि ये जो कुमार पद है प्रधान है। ठीक है, और आगे वाला पद गौण हो जाता है। कैसे, इसको समझिएगा कि मान लिया जाए हम आपको कहते हैं कि राजकुमार बीमार था। ठीक है, राजकुमार बीमार था। इस वाक्य में समस्त पद आपका क्या है, राजकुमार है। इसको अगर हम लोग अलग अलग करते हैं तो क्या निकलेगा, राजा का कुमार। क्या निकलेगा, राजा का कुमार। इसको अलग करेंगे तो बनेगा ना। अब इसमें कुमार मतलब होता है राजा का बेटा होता है, ये हो गया राजा का बेटा। तो इसमें जो है अब सवाल बनता है कि कौन बीमार था। तो आप लोग क्या समझ रहे हैं, राजा या उसका बेटा, कौन बात समझ में आया, उसका बेटा बीमार था, क्योंकि यहाँ राजकुमार बोले हैं। तो देखिए कुमार यहाँ पर जो है प्रधान हो गया, और आगे राजा जो है गौण हो गया यानी कि छुप गया। तो इस प्रकार से जो है
पिछला पद प्रधान होता है और आगे वाला पद गौण हो जाता है। ठीक है, इतना आपको समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ने तीसरा भेद की ओर। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिस समास में विशेष्य विशेषण उपमेय और उपमान का संबंध हो उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। दूसरा है पकौड़ी, पकी हुई बड़ी। तीसरा है रसगुल्ला, रस में डूबा हुआ गोला। चौथा है नीलकमल, नीले रंग का कमल। यह कमाल हो गया, कमल। तो ये सब क्या है? आपका कर्मधारय समास के एग्जाम्पल है। अब इसको हम आप लोग को और थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग धैर्य के साथ सुनिएगा, टाइम लगेगा लेकिन समझिएगा, एक बार तो हो जाएगा। आपको जो है ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे जिसमें जो है आपका क्या है, विशेष और विशेषणीय रहेंगे, या तो उपमा या उपमान रहेगा। इस तरह के शब्द से जो बना आपका शब्द रहेगा वही आपका क्या है, कर्मधारय समास रहेगा। अब जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं, मान लिया जाए महान पुरुष लिखते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग लिखेंगे महान पुरुष, 8 भी नहीं रहा है, कोई बात नहीं, हम लिख के बताते हैं। जैसे हम लोग लिख लिए महान पुरुष, इसको आगे बढ़ा ही देते हैं तब जगह मिलेगा, इस जगह लिखना है। अब यहाँ पर हम लिख दे क्या, आपका महान पुरुष। इसमें आपका जो है क्या है, पहला पद आपका क्या है, ये वाला विशेषण है, और पुरुष का हो गया, ये हो गया विशेष्य हो गया। तो इस प्रकार से जो है जिस शब्द में जो है विशेषण और विशेष्य है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। तो ये हो जाएगा, महान पुरुष भी आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय आपका समास हो जाएगा। और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आपका हो जाएगा श्वेत रक्त लिख दिए। ठीक है, श्वेत रक्त लिख दिए। अब इसमें 2 शब्द से ये भी बना है, इसमें पहला पद आपका क्या है, तो पहला पद आपका विशेषण है और रक्त भी आपका क्या है, विशेषण है। तो दोनों पद विशेषण है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, तो ये भी आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। तो इस तरह से जो है जिस शब्द में आपको क्या मिलेगा, विशेष विशेष्य, आपका विशेषण, उपमा उपमेय, ये सब देखने को मिलेगा, वो सब क्या कहलाता है, तो आपका कर्मधारय समास कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग द्विगु समास की ओर। ठीक है, द्विगु समास बिल्कुल आसान है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगा। तो द्विगु समास किसे कहते हैं, कहाँ चला गया, द्विगु समास, तो वह समास जिसका पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। यानी कि ऐसा पद जिसका शुरू वाला जो है गिनती वाला में से में ही रहेगा, संख्या वाला रहेगा। जैसे देखिए द्विवेदी, यहाँ के 2 दिखाई दे रहा है, 3 पहिया, यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है, 4 पाई, यहाँ पर 4 दिखाई दे रहा है, 9 रत्न, यहाँ पर 9 दिखाई दे रहा है। तो जिसका पद में जो है शुरुआती अक्षर में जो है गिनती वाला शब्द रहेगा, अर्थात संख्यावाची शब्द रहेगा, तो उसको देख के आप लोग को पहचान लेना है कि ये द्विगु समास है। कोई दिक्कत नहीं, गिनती वाला रहेगा शुरू में, तो आप लोग समझ जाइएगा ये द्विगु समास है। ठीक है, 2.25 कहेंगे, तो इस तरह से आप लोग चौराहा, त्रिरत्न, त्रिवेदी, ये सब जिसके आगे में वो शब्द रहेगा संख्यावाची वाला, तो सब का सब आपका क्या हो जाएगा, द्विगु समास आ जाएगा, द्विगु समास। जैसे द्विवेदी, 2 वेदों का जानकार, 3 पहिया, 3 पहियों का समाहार, 4 पाई, 4 पहियों का समूह, 9 रत्न, 9 रत्नों का समूह। तो जिस शब्द के आगे में जो है आपका संख्यावाची शब्द रहेगा वो क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास वह समास जिसके दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसा शब्द लिखल रहेगा जिसमें दोनों के दोनों शब्द प्रधान रहेगा, दोनों मेन रहेगा। ठीक है, कोई सहायक नहीं रहेगा, दोनों प्रधान रहेगा, तो वैसे शब्द को ही हम लोग क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास बोलते हैं। जैसे यहाँ पर राम लखन, दोनों मेन है, दोनों शब्द बराबर है, राम और लखन, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये आपका द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। धोती कुर्ता, यहाँ भी दोनों शब्द प्रधान है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। राधा कृष्ण, यहाँ भी दोनों के दोनों समान है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। यानी कि ऐसा शब्द जिसके बीच में आपका और का जरूरत पड़ रहा है ना, जैसे दाल भात, दिन और रात, दिन रात, इधर और उधर, जिसमें और बीच में डालने से उस वाक्य अलग को, उस शब्द को अलग किया जा सकता है, वैसे शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे, द्वंद्व समास बोलेंगे। चलिए आखिरी वाला देख लेते हैं, बिल्कुल आसान है, आप लोग और एक बार पढ़ लीजिएगा तो आसान हो जाएगा। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, तो जिस समास के दोनों पद में कोई पद प्रधान ना हो बल्कि तीसरा ही पद प्रधान हो उसे हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। यानी कि 2 पद लिखेंगे, जैसे यहाँ पर 2 पद है नील और कंठ,
लेकिन दोनों प्रधान नहीं है। इन दोनों को मिला के जो अर्थ बनेगा वो प्रधान हो जाएगा। जैसे नील और कंठ, इसका होता है नीला कंठ है जिसका, मतलब ये दोनों को मिला के एक नया वाक्य पैदा हुआ, इसका नाम हो जाएगा क्या, शिव। तो नील का मतलब कुछ नहीं हुआ, कंठ का मतलब कुछ नहीं हुआ, लेकिन इन दोनों को मिला के जो है एक अर्थ निकलता है, उसका मतलब होता है शिव। तो इस प्रकार से जो है दोनों पद में से में कोई पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि तीसरा पद जो बनता है वो प्रधान होता है। वो क्या कहलाएगा, बहुव्रीहि समास कहलाएगा। जैसे पीताम्बर, पीत है अंबर, यानी कि जिसका पीला कपड़ा है या जो पीला कपड़ा धारण करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, पीताम्बर कहते हैं, यानी कि श्री कृष्णा। ये शब्द बन रहा है क्या, श्री कृष्णा। तो ये क्या हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। लंबोदर, जिसका लंबा है उदर, इसका अर्थ तो ये हो गया, लेकिन लंबोदर का अर्थ क्या होता है, गणेश होता है। क्या होता है, गणेश होता है। गणेश के लिए हम लोग ये प्रयोग करते हैं। दशानन, इसका अर्थ तो हो जाएगा 10 है आनंद जिसके, यानी कि 10 हैं जिसके सिर, लेकिन इसका विशेष अर्थ क्या हो जाएगा, आपका रावण हो जाएगा। तो दोनों शब्द में से में कोई प्रधान नहीं रहेगा, लेकिन दोनों का जो विशेष अर्थ निकलेगा वही प्रधान होगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। चलिए अब इस पाठ से संबंधित जो भी MCQ क्वेश्चन बन सकता है वो हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, हमको लगा कि समझाने का प्रयास किए हैं, अगर नहीं समझ में आया है तो 2 बार में देख लीजिएगा, रिपीट, समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि जिस समास के पूर्व और उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे क्या कहते हैं। पहला है तत्पुरुष, दूसरा है बहुव्रीहि समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है द्वंद्व समास। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसको हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, जिसका पहला पद और पिछला पद दोनों ही समान रूप से प्रधान होता है उसको हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सदगति में कौन सा समास है। सदगति को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सदगति में कौन सा समास है। पहला है तत्पुरुष, दूसरा है कर्मधारय, तीसरा है अवयवी भाव, चौथा है द्विगु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि शोकाकुल में कौन सा समास है। पहला है तत्पुरुष, दूसरा है कर्मधारय, तीसरा है बहुव्रीहि, चौथा है अवयवी भाव। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अकाल पीड़ित में कौन सा समास होगा। पहला है कर्मधारय, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है तत्पुरुष, चौथा है बहुव्रीहि। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास होगा। कैसे होगा उस सबको अगर आप लोग को जानना है तो पहले उधर जो विस्तार से बताए हैं उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का शब्द है। पहला है आजकल, दूसरा है रात दिन, रातों रात, तीसरा है दिन रात, चौथा है वीर पुरुष। तो द्वंद्व समास इसमें से आपको छांटना है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आज और कल। ठीक है, आजकल, आज और कल। तो ये क्या हो जाएगा आपका, और आ गया तो ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि नील कमल में कौन सा समास है। पहला है द्विगु समास, दूसरा है अवयवी भाव समास, तीसरा है कर्मधारय, चौथा है बहुव्रीहि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें, कर्मधारय समास। सातवां है चक्रपाणी में कौन सा समास है। पहला है बहुव्रीहि, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है कर्मधारय, चौथा है द्विगु समास। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बहुव्रीहि समास। चक्रपाणी, जिसके जिसके हाथ में चक्र है। पानी मतलब होता है हाथ, चक्र मतलब चक्र, तो जिसके हाथ में चक्र है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कृष्ण कहेंगे। तो कृष्ण के लिए ये चक्रपाणी शब्द प्रयोग हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बहुव्रीहि कहेंगे, बहुव्रीहि समास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि जिस समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं। उत्तर पद मतलब पिछले पद, पीछे तरफ का पद क्या होता है, प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं। पहला है तत्पुरुष, दूसरा है बहुव्रीहि, तीसरा है अवयवी भाव, चौथा है द्वंद्व समास। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि पतझड़ में कौन सा समास है।
पहला है कर्मधारय, दूसरा है बहुव्रीहि, तीसरा है अवयवी भाव, चौथा है द्विगु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि। पतझड़ में बहुव्रीहि समास है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि रातों रात में कौन सा समास है? पहला अवयवी भाव, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है द्वंद्व, चौथा है कर्मधार। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अवयवी भाव समास है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि मुंह तोड़ में कौन सा समास है? पहला है तत्पुरुष, दूसरा अवयवी भाव, तीसरा है कर्मधारी, चौथा है द्विगु। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि रसोई का घर का समास विग्रह क्या है? पहला है रसोई के लिए घर, दूसरा है रसोई का घर, तीसरा है घर की रसोई, चौथा है भोजन का घर। तो रसोई घर को जो है अगर हम लोग अलग अलग करते हैं तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रसोई के लिए घर। ठीक है, ये वाला इसका सही अर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है हानि लाभ में कौन सा समास है? पहला है द्विगु समास, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा बहुव्रीहि, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। हानि और लाभ किसके तहत आएगा? आप लोग बताइए, दोनों शब्द प्रधान है कि नहीं है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। पहला है द्विगु समास, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है बहुव्रीहि, चौथा अवयवी भाव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, द्विगु समास। द्विगु समास क्यों? क्योंकि यहाँ पंच दिख रहा है, आगे में संख्यात्मक शब्द है, तो क्या हो जाता है? वो द्विगु समास हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि लंबोदर उदाहरण है बहुव्रीहि समास का, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है कर्मधारय समास। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बहुव्रीहि। लंबोदर इसका अर्थ होता है, क्या होता है? जिसका लंबा है उदर, यानी कि जिसका लंबा पेट है, लेकिन उसका विशेष अर्थ क्या हो जाएगा? उसका विशेष अर्थ हो जाएगा आपका गणेश। क्या हो जाएगा? गणेश। तो यहाँ पर ये गणेश इस तरह से जो दोनों शब्द प्रधान ना होकर विशेष अर्थ निकलता है, वो वाला क्या शब्द कहलाता है या कौन सा समास कहलाता है? तो बहुव्रीहि समास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु मतलब यहाँ भी संख्यात्मक होना चाहिए। ठीक है, पहला है राजा रानी, दूसरा है पीताम्बर, तीसरा है त्रिभुवन, चौथा है भूदेव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुवन। त्रि क्या है? यहाँ पर संख्यात्मक शब्द है, संख्यात्मक शब्द है, तो ये भी क्या कहलाएगा? द्विगु समास कहलाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि गौशाला में कौन सा समास है? पहला है तत्पुरुष, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा है कर्मधारय, चौथा है द्विगु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, नवग्रह में कौन सा समास है? नवग्रह में यहाँ पर नौ जो है आपका क्या है? संख्यात्मक शब्द है। तो संख्यात्मक शब्द रहता है तो उसमें कौन सा समास आता है? पहला है द्विगु, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है द्वंद्व, चौथा है द्विगु। यहाँ पर दो गो द्विगु द्विगु लिख दिए हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका द्विगु ही होगा। ठीक है, तो द्विगु यहाँ पर एक को काट लीजिएगा या दोनों को कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। द्विगु समास के तहत यानी कि जिसका पहला शब्द संख्यात्मक रहता है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि विद्यार्थी में कौन सा समास है? पहला है तत्पुरुष, दूसरा है कर्मधारय, तीसरा है बहुव्रीहि, चौथा है द्विगु। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष। विद्यार्थी में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि सप्तऋषि में कौन सा समास है? पहला है कर्मधारय, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है द्वंद्व, चौथा है द्विगु। तो यहाँ भी सप्तऋषि में सप्त दिख रहा है यानी कि 7 दिख रहा है, यानी कि संख्यात्मक शब्द, तो कौन सा हो जाना चाहिए? आप सभी अभी तक तो सीख ही गए होंगे, ऑप्शन नंबर डी, द्विगु समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि नील गाय में कौन सा समास है? पहला है तत्पुरुष, दूसरा है अवयवी भाव, तीसरा है कर्मधारय, चौथा है द्वंद्व। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि निम्न में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है। पहला एक तरफा, दूसरा है धनंजय, तीसरा आत्मनिर्भर, चौथा है दशानन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आत्मनिर्भर क्या हो जाएगा? ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है।
क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। चलिए, दोनों पद में से कोई पद प्रधान नहीं रहेगा उसको क्या कह लेंगे। पहला अवयवी भाव, दूसरा है बहुब्रीहि, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है कर्मधारय। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर बी, बहुब्रीहि। दोनों पद प्रधान नहीं होगा। जैसे हम लोग लिखेंगे नीलकंठ, लिख लिए नीलकंठ, इसमें दोनों प्रधान नहीं होगा बल्कि इन दोनों का विशेष अर्थ क्या निकलेगा, जिसका कंठ नीला हो, यानी कि भगवान शिव के लिए जो प्रयोग होगा जो शब्द, तो दोनों शब्द को मिलाकर विशेष अर्थ निकलेगा भगवान शिव, तो हो जाएगा आपका क्या, बहुब्रीहि समास के तहत आ जाएगा। ठीक है, दोनों पद प्रधान नहीं होगा बल्कि उसको जो है उसका विशेष अर्थ निकलेगा, वो वाला हो जाता है बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हो उसे कहते हैं। पहला है द्विगु समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है तत्पुरुष, चौथा है कर्मधारय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व दोनों इसमें आप लोग निकाल लीजिएगा, दोनों ही क्या होता है, प्रधान होता है, जिससे हो जाएगा आपका दाल रोटी, दाल रोटी। इसमें दाल और रोटी दोनों ही शब्द प्रधान है, तो क्या हो जाएगा आपका, द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि प्रतिदिन समास में कौन सा समास है। पहला है द्विगु समास, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है कर्मधारय, चौथा अवयवी भाव समास। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अवयवी भाव समास हो जाएगा। प्रतिदिन में क्या हम आपको बताए थे, अवयवी भाव समास में क्या बताए थे कि पहला पद प्रधान होता है। क्या होता है, पहला पद जो होता है प्रधान होता है, और इसको जो है अगर संयुक्त रूप से इस शब्द को हम लोग प्रयोग करते हैं तो वाक्य में कैसा ये काम करेगा, तो क्रिया विशेषण के जैसा काम करेगा। ठीक है, कैसा, तो क्रिया विशेषण के जैसा काम करेगा, मतलब वो क्रिया यानी कि काम की विशेषता बताएगा। तो कोई भी चीज़ यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रतिदिन हो रहा है, यानी कि काम का विशेषता बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण जैसा प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो हो जाएगा ये क्या, अवयवी भाव समास। समझाने का प्रयास किए हैं, अगर आप लोग को एक बार में समझ नहीं आया तो वीडियो रिपीट देख लीजिएगा, या और कभी और एक आध बार करा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना सा ही, कल फिर नए क्लास के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।